यह कहानी है एक ऐसे खूंखार कातिल की जिसका नाम था जेसन। वह कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसी बला था जिसे मारा ही नहीं जा सकता था। आखिरकार अमेरिकी सरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे एक खुफिया रिसर्च सेंटर में कैद कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों का इरादा था कि उसे हमेशा के लिए बर्फ में जमा दिया जाए ताकि उसका आतंक खत्म हो सके। वहाँ एक गार्ड जेसन की खामोश डरावनी नजरों से इतना सहम जाता है कि वह उसके चेहरे पर एक कंबल फेंक देता है, इसलिए कि वह देख ना पाए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर रोवन नाम की एक वैज्ञानिक अपने बॉस से लड़ रही थी। प्लान तो जेसन को जमाने की थी, लेकिन बॉस ने लालच में आकर प्लान बदल दिया था। अब वे जेसन की उस ताकत पर रिसर्च करना चाहते थे जिससे वह कभी मरता नहीं था, ताकि वे उस रहस्य को बेचकर करोड़ों कमा सकें। रोवन उन्हें समझा रही थी कि यह पागलपन है। जेसन को मौका देना मतलब मौत को दावत देना है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब सोल्जर और वैज्ञानिक जेसन के कमरे में दाखिल हुए तो एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उन्होंने जंजीरों में बंधे शरीर से कंबल हटाया, सबके होश उड़ गए। वहाँ जेसन नहीं, बल्कि उस डरे हुए गार्ड की लाश थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेसन अंधेरे से निकला और कत्लेआम शुरू हो गया। गोलियां उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई असर ही न हो। जेसन ने बेरहमी से एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। बाहर रुकी रोवन ने जब दरवाजे को नष्ट कर एक सैनिक की लाश को बाहर गिरते देखा तो उसकी चीख निकल गई। पलटते ही उसने जेसन को अपने पीछे पाया। जान बचाने के लिए वह सीधे उस लैब में भागी जहां उसे फ्रीज किया जाना था। उसने चालाकी से जेसन पर गोलियां चलाते हुए उसे फ्रीज करने वाली मशीन के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि वह जीत गई, लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। जैसे ही मशीन चालू हुई और जेसन जमने लगा, उसने अपनी आखिरी ताकत से अपना लंबा चाकू दरवाजे के आर पार घोंप दिया। चाकू सीधा रोवन को जा लगा। मशीन में हुए इस छेद से बर्फीला तरल पूरी लैब में फैलने लगा। सब कुछ लॉक हो गया और उस ठंडे खामोश कमरे में जेसन के साथ साथ रोवन भी हमेशा के लिए जम गई। वक्त बीतता गया, सालों नहीं सदियां बीत गईं। 400 साल बाद हमारी पृथ्वी एक बर्बाद और जहरीली जगह बन चुकी थी। इंसानों के रहने लायक भी नहीं बची थी और उस जमी हुई लैब में दो आकृतियां खामोशी से उस दिन का इंतजार कर रही थीं जब कोई उन्हें फिर से ढूंढेगा। इंसान एक नए ग्रह पर बस जाते हैं जिसका नाम अर्थ 2 है। एक दिन डॉक्टर लो और उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स की टीम एक फील्ड ट्रिप पर पुरानी पृथ्वी पर आती है। वे एक पुरानी इमारत के अंदर जाते हैं और एक कैप्सूल खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें जमा हुआ जेसन मिलता है। उन्हें जमीन पर रोवन भी मिलती है जिसका शरीर बिल्कुल सही सलामत होता है। टीम दोनों शरीरों को अपने स्पेसशिप पर ले जाने का फैसला करती है। जब वे जेसन को उठाने की कोशिश करते हैं तो वह गिर जाता है और उसका बड़ा चाकू गलती से एजराइल नाम के स्टूडेंट का हाथ काट देता है। सौभाग्य से KM-14 नाम का एंड्रॉयड रोबोट दर्द से राहत देने के लिए उसे तुरंत एक इंजेक्शन लगा देता है। यह ग्रुप रेतीले तूफान के बीच से होते हुए अपने छोटे यान तक पहुंचता है, जो तुरंत उड़ान भरकर मुख्य बड़े जहाज पर लौट आता है। एजराइल को एक ठीक करने वाली मशीन में रखा जाता है, जहां नैनो टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों में उसका हाथ वापस जोड़ देती है। रोवन और जेसन को जगाने के लिए अलग अलग लैब में ले जाया जाता है, लेकिन पहले उन पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। बॉडी स्कैन देखकर टीम हैरान रह जाती है कि जेसन इतने छोटे दिमाग के साथ काम कैसे कर सकता था। इस बीच लैब 1 में नैनो टेक्नोलॉजी रोवन के चाकू से लगे घाव को ठीक कर देती है। लैब 2 में एड्रियन नाम की छात्रा जेसन के दिमाग का सैंपल लेने के लिए उसे कुरेदती है। जब रोवन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह जाग जाती है और घबराहट में डॉक्टर लो को एक थप्पड़ मार देती है। डॉक्टर लो उसे सारी स्थिति समझाता है और रोवन शांत हो जाती है, लेकिन यह सुनकर उसे सदमा लगता है कि वह भविष्य में है। इसके बाद लो अपने ऑफिस जाकर रिसर्च स्टेशन को फोन करता है और उन्हें रोवन और जेसन की फाइलें भेजता है, इस उम्मीद में कि वह कुछ पैसे कमा सकेगा। 400 साल पुराने जमे हुए इंसान को फिर से जीवित करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह काम हर कोई कर सकता था। इसलिए किसी को रोवन में दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि जेसन भविष्य में भी बहुत बदनाम था और लोग उसे एक शो पीस के तौर पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। फोन रखने के बाद उसकी स्टूडेंट जेनेसा अच्छे ग्रेड के बदले में उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने के लिए आती है। उधर लैब में एड्रियन जेसन का मास्क हटाती है और देखती है कि उसका चेहरा कितना बिगड़ा हुआ है। वह तुरंत मास्क वापस लगा देती है और सैंपल की जांच करने में लग जाती है। उसके पीछे जेसन का शरीर पिघलने के कारण धीरे धीरे हरकत करने लगता है। दूसरे कमरे में सेनारोन नाम का छात्र एंड्रॉयड KM-14 को एक पूरा सीना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके एरियोलास बार बार गिर रहे होते हैं। जहाज पर उस समय 2 अलग अलग जोड़े आपत्तिजनक हरकतें कर रहे होते हैं और उनकी आवाजों की वजह से जेसन आखिरकार पूरी तरह से जाग जाता है। जब एड्रियन पीछे मुड़ती है
तो वह देखती है कि जेसन टेबल पर नहीं है। जेसन अचानक उसके पीछे आता है और उसे दबोच लेता है और उसे कमरे के दूसरी तरफ कांच की दीवार में फेंक देता है। एड्रियन वेलैंड को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर जेसन उसे बालों से पकड़कर वापस खींचता है और उसका चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देता है, जिससे उसका सिर पूरी तरह जम जाता है। इसके बाद वह उसका सिर काउंटर पर पटक कर उसे मार डालता है। फिर वह ऑपरेशन टेबल से एक बड़ा चाकू उठाता है और दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाता है। इस बीच लोवे रोवन के लिए खाना लाता है और ऐसा नाटक करता है जैसे उसे जेसन की कहानी पता ही नहीं है। इसलिए रोवन उसे जेसन के बारे में सारी जानकारी देती है कि कैसे जेसन कभी मर नहीं सकता। इसके बाद लोए रोवन को अपने कुछ छात्रों से मिलवाता है और वह उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखती है। वह खासकर KM-14 नाम के एक्सपेरिमेंट से बहुत प्रभावित होती है। तभी वेलैंड जेसन का पुराना चाकू लेकर वहां आता है। ये देखकर रोवन बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे लोग जेसन को भी अपने साथ ले आए हैं। लोवे कसम खाता है कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवन को यकीन नहीं होता और वह सबूत मांगती है। वे लैब 2 में जाते हैं और वहां उन्हें एड्रियन की लाश मिलती है। यह देखकर हेड ऑफ सिक्योरिटी ब्रोडस्की स्पीकर पर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर देता है और सभी को लैब 1 में छिपने के लिए कहता है। एक कमरे में 2 छात्र वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर जेसन आ जाता है। वह तुरंत लड़के को मार देता है, जिससे खून के छींटे चिल्लाती हुई किंसा के चेहरे पर पड़ते हैं। फिर जेसन लड़के की लाश को घसीट कर ले जाता है और किंसा भागकर बाकी लोगों को यह बताने जाती है कि क्या हुआ। ब्रोडस्की यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि जेसन को देखते ही खत्म कर दो। लोवे को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वह ब्रोडस्की से कहता है कि जेसन को मारने के बजाय उसे बेहोश कर दो। वह इसके लिए रिश्वत के तौर पर पैसे भी देने का ऑफर करता है। ब्रोडस्की उसे टालने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर अपनी टीम को चुपके से जेसन को खत्म करने का ही आदेश देता है। एक सोल्जर डलास सावधानी से एक अंधेरे कमरे में घुसता है और अचानक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिसे डलास जल्दी से गोली मारकर गिरा देता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। डलास फुर्ती नहीं दिखा पाता, लेकिन किस्मत से एजरियल उसे एक ही गोली में मार देता है। बाद में पता चलता है कि वे दोनों एक वीडियो गेम सिमुलेशन में खेल रहे थे और उन्होंने ब्रोडस्की की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी। वे एक और मॉन्स्टर से लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जेसन वहां आ जाता है और पहले उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर जेसन अपने चाकू से उन दोनों पर हमला करता है, पर वह हैरान रह जाता है कि सिर कटने के बाद भी वे दोनों बातें करते रहते हैं। अचानक डलास गेम ओवर कहता है और सिमुलेशन गायब हो जाता है। तब उन दोनों को एहसास होता है कि यह कातिल असली है। जेसन एजरियल को पकड़ लेता है। डलास अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का जेसन पर कोई असर नहीं होता। एजरियल पीछे से जेसन की पीठ पर कूदने की कोशिश करता है। हालांकि जेसन उसे फिर से आसानी से पकड़ लेता है और उसकी पीठ तोड़ देता है और फिर उसे मरा हुआ जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह डैलस को पकड़ता है और उसका चेहरा दीवार पर दे मारता है। कुछ ही पलों बाद 2 सोल्जर्स को गेमिंग रूम में लाशें मिलती हैं और वे दूसरों को इसकी जानकारी देते हैं, जो हर पल और भी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। उसी समय इंजीनियर क्रच अपनी डेस्क पर हेडफोन लगाकर काम कर रहा होता है, इसलिए उसे भी इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। अचानक वह अपने शीशे में जेसन को अपनी ओर आता हुआ देखता है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ब्रोडस्की और उसके सैनिक वहां आ जाते हैं और उसे नीचे झुकने के लिए कहते हैं। वे जेसन पर दर्जनों बार गोलियां चलाते हैं, जिससे आधा कमरा तबाह हो जाता है। जब गोलीबारी खत्म होती है तो उन्हें पता चलता है कि जेसन गायब हो चुका है। क्रच के लैब 1 के लिए निकलने के बाद सोल्जर्स यह मानकर जेसन को खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं कि वह बुरी तरह घायल होगा। इससे जेसन को चुपचाप लोगों को मारते रहने का मौका मिल जाता है। पहले वह एक सोल्जर्स को पीछे से पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ने के लिए उसे एक कोने में खींच कर ले जाता है। फिर उसे एक और सोल्जर अकेला मिलता है और वह अपने बड़े चाकू से उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और वह सैनिक जेसन पर कुछ वार करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जेसन आसानी से उसे घूंसा मारकर रेलिंग से गिरा देता है और वह कुछ मशीन्स पर जा गिरता है, जो उसके आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जल्द ही दूसरे सैनिकों को उसकी लाश मिलती है और वे ब्रोडस्की को बताते हैं, जो उन्हें खोज जारी रखने के लिए कहता है। इसके बाद जेसन पीछे से एक लेडी पर हमला करता है और उसका गला काट देता है। वह तुरंत नहीं मरती और मदद मांगने के लिए लड़खड़ाते हुए अपने एक साथी के पास जाती है, लेकिन वहीं गिरकर मर जाती है। जैसे ही उसका साथी उसके लिए दुखी हो रहा होता है, जेसन सामने आ जाता है और वह सोल्जर्स तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां जेसन को पीछे एक हुक पर धकेल देती हैं और वह सोल्जर एक बटन दबाकर उसे हवा में लटका देता है। इसके बाद वह रेडियो पर दूसरों को बताता है कि उसने जेसन को मार डाला है। जेसन हुक से
कूद जाता है और उस सोल्जर के शरीर के 2 टुकड़े करके उसे मार डालता है। ब्रोडस्की उन्हें खोजने की कोशिश करता है और उसे आखिरी सोल्जर की लाश हुक पर लटकी हुई मिलती है। इसका मतलब था कि अब सिर्फ वही अकेला बचा है। हार न मानते हुए ब्रोडस्की छिप छिप कर आगे बढ़ता रहता है। तभी जेसन का हाथ एक दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और उसे दीवार से सटाकर चाकू घोंप देता है। ब्रोडस्की घमंड से कहता है कि यह काफी नहीं है, इसलिए जेसन उसे सच में मारने के लिए एक बार फिर चाकू घोंपता है। लैब 1 में बचे हुए लोगों को एहसास होता है कि अब उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। लोवे पायलट से संपर्क करता है और उसे सोलारिस पोर्ट पर जल्दी पहुंचने के लिए हाइपरड्राइव का इस्तेमाल करने का आदेश देता है। जहाज तेजी से चलने लगता है, लेकिन जेसन पायलट के पीछे आकर उसे भी मार देता है। इसकी वजह से जहाज बिना किसी दिशा के उड़ने लगता है और सीधे सोलारिस से जाकर टकरा जाता है। टक्कर से कई इमारतें तबाह हो जाती हैं और कई धमाके होते हैं, जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। जहाज इमारतों को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता है और सोलारिस पोर्ट को पीछे छोड़ देता है। लोवे जहाज को वापस ले जाने की सोचता है, लेकिन तभी वे खिड़की से देखते हैं कि पोर्ट में धमाका हो जाता है। सभी छात्र घबरा जाते हैं तो लोवे उनसे कहता है कि उन्हें बस दूसरे जहाज का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसने मदद के लिए पहले ही एक सिग्नल भेज दिया है। उसी पल कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और सब लोग चिल्ला पड़ते हैं, जिससे पीटने की आवाज बंद हो जाती है। जब वे सोच ही रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब है, तभी जेसन दूसरी लैब से कांच की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। सब लोग घबराकर भागने लगते हैं और एक दूसरे कमरे में छिप जाते हैं, जिसे KM-14 लॉक कर देती है। लो पीछे रह जाता है और जेसन से बात करने की कोशिश करता है। उसे पैसों का लालच देता है। वहाँ जेसन को अपना असली बड़ा चाकू मिल जाता है और वह तुरंत लोवे को चुप करा देता है। इस बीच बाकी लोग बचने के रास्ते सोचते हैं और उन्हें शटल याद आती है। वे एक प्लान बनाकर अलग अलग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोवन, जेनेसा और किन्सा शटल को तैयार करने जाएंगे, जबकि वेलांडर और क्रच ब्रिज से उसे लॉन्च करने की तैयारी करेंगे। उन्हें ब्रिज में ही पायलट की लाश मिलती है। कंट्रोल पैनल इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लाश को हटाना और सफाई करनी पड़ती है। इस बीच KM और सेनारा कुछ बदलाव करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इसी दौरान वे एक दूसरे को किस करते हैं। शटल के रास्ते में रोवन को एक सोल्जर की लाश मिलती है और वह उसकी बंदूक उठा लेती है। कुछ मिनट बाद उसे एक और शरीर दिखाई देता है जो जिंदा लग रहा होता है, इसलिए वह जेनेसा और किन्सा से आगे जाने को कहती है ताकि वह उसे देख सके। रोवन सावधानी से उस शरीर तक पहुंचती है और देखती है कि वह ब्रोडस्की है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन रोवन फिर भी उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसके लिए वापस आएगी। शटल में पहुंचकर रोवन ब्रोडस्की को लाने के लिए मदद मांगती है। जेनेसा क्रच से संपर्क करके पूछती है कि क्या शटल तैयार है और रोवन की मदद के लिए किसी को भेजने को कहती है। जल्द ही वेलांडर रोवन से मिलता है, लेकिन जब वे ब्रोडस्की को ढूंढते हैं तो वह उन्हें नहीं मिलता है। उसी समय क्रच पायलट के कटे हुए सिर को देखकर चौंक जाता है, जिसे जेसन ने पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि जेसन उसे पावर पैनल पर धकेल कर बिजली के झटके से मार डाले, क्रच रेडियो पर दूसरों को चेतावनी देने में कामयाब हो जाता है। यह सुनकर किन्सा घबरा जाती है और शटल का दरवाजा बंद कर लेती है। रोवन और वेलांडर उससे अंदर आने देने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वह समय से पहले ही शटल को लॉन्च कर देती है। इस वजह से शटल जहाज से टकरा जाती है, जिससे किन्सा मारी जाती है और जहाज को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तीनों सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें, तभी जेसन उनके पास आ जाता है। इससे पहले कि वह हमला करे, सेनारा ठीक समय पर वहां आ जाता है। वह KM-14 में किए गए अपग्रेड्स को दिखाता है, जो अब हथियारों से लैस है और लड़ने के लिए तैयार है। जेसन तुरंत अपना चाकू उसकी ओर फेंकता है और KM-14 दर्द से घुटनों पर गिर जाती है। फिर जेसन उसे खत्म करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन KM-14 सिर्फ नाटक कर रही होती है और तेजी से गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिससे जेसन पीछे उड़ जाता है। वह एक लंबी छलांग लगाकर उसका पीछा करती है और उस पर गोलियां चलाती रहती है और बीच बीच में उसे लातें भी मारती है। कई मिनट तक जेसन पर गोलीबारी करने के बाद KM-14 और भी अजीब छलांगे लगाती है और उसके ऊपर आ जाती है। वह उसके सिर में गोली मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी जेसन उसे घूंसा मारकर दूर फेंक देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है, तभी ब्रोडस्की उसके पीछे आ जाता है और उसका ध्यान भटकाता है, जिससे KM-14 को संभलने का मौका मिल जाता है। एक दूसरी बंदूक से KM-14 गोलियां चलाकर जेसन का हाथ काट देती है। उसी समय वह दीवार भी तोड़ देती है, जिससे वह उसे लात मारकर लैब 1 के अंदर फेंक पाती है। एक और गोली लगने से जेसन ठीक करने वाली मशीन पर जा गिरता है, जिससे एक छोटा धमाका होता है। इसके बाद KM-14 उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके सिर में गोली मार देती है और आखिर में वह उसका चाकू वापस उसी के शरीर में घोंप देती है, यह सोचकर कि सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया है। सब लोग इकट्ठा होते हैं
और ब्रोडस्की को इलाज के लिए दूसरे कमरे में ले जाते हैं। ब्रोडस्की 80% तक ठीक हो चुका होता है। तभी अचानक जहाज हिलने लगता है और विलांडर को एहसास होता है कि जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी समय उन्हें दूसरे जहाज से एक कॉल आता है जिसने उनका सिग्नल पकड़ लिया है और वह 45 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि जहाज 30 मिनट से भी कम समय में फट जाएगा और इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। जहाज का नक्शा देखते हुए रोवन को एक ऐसा हिस्सा दिखता है जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और जिसे मेन जहाज से अलग किया जा सकता है। जब सब लोग अपना प्लान पर काम करने जाते हैं, लैब 1 में मशीन चालू हो जाती है और जेसन को ठीक करना शुरू कर देती है, जिससे उसे एक मेटल जैसा शरीर मिल जाता है। इस बीच सब लोग कॉरिडोर्स में बम लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जहाज के खराब हिस्से को सही हिस्से से अलग किया जा सके। इसमें उन्हें कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है वे पाते हैं कि उनका रास्ता जेसन ने रोक लिया है। KM-14 गोलियां चलाती है, लेकिन सारी गोलियां जेसन के शरीर से टकराकर वापस लौट जाती हैं। फिर वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन तुरंत उसका सिर काट देता है। सेनारन उठाने के लिए दौड़ता है और रोवन उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तो जेसन उसका गला घोंटने लगता है। वेलांडर उससे लड़ने के लिए कूद पड़ता है और जब जेसन उसे पीटने में व्यस्त होता है तो बाकी लोग सही वाले हिस्से में भाग जाते हैं। जब सब सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वेलांडर बम चालू कर देता है और जहाज सक्सेसफुली 2 हिस्सों में बांट जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में वह मारा जाता है और जेसन धमाके की लहर से बाहर अंतरिक्ष में धकेल दिया जाता है। कुछ पलों बाद बचाने वाला जहाज आखिरकार करीब आ रहा होता है, लेकिन तभी जेसन अचानक बाहर से दीवार में घूंसा मारकर छेद कर देता है। उस छेद से हवा सब कुछ बाहर खींचने लगती है और सभी लोग किसी चीज को कसकर पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जेनेसा एक ऐसी जाली को पकड़ती है जो जल्द ही उखड़कर उड़ जाती है। रोवन उस तक पहुंचने की कोशिश करती है और उनकी उंगलियां बस एक दूसरे को छू ही पाती हैं कि जेनेसा हवा में खिंचकर मर जाती है। इसके बाद रोवन, ब्रोडस्की, सेनारन और KM-14 का सिर दूसरे कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। खिड़की से वे देखते हैं कि जेसन जहाज में वापस घुसने के लिए फिर से दीवारों में छेद कर रहा है, इसलिए वे भागने लगते हैं। आखिरकार वे जहाज जुड़ने की जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी समय बचाने वाला जहाज उनसे जुड़ जाता है, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा होता और सेनारन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाता है। ब्रोडस्की तारों को सीधे जोड़ने के लिए स्पेस पर जाने का फैसला करता है, इसलिए वह सूट पहनकर बाहर निकल जाता है। जब ब्रोडस्की काम कर रहा होता है, सेनारन और रोवन को जेसन के दरवाजे तोड़ने की आवाज आती है। कुछ समय पाने के लिए सेनारन KM-14 के सिर को कंप्यूटर से जोड़ता है और जेसन के चारों ओर एक वीडियो गेम जैसा नकली माहौल बना देता है। वह जेसन के होम टाउन का माहौल बना देता है। पहले तो जेसन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर सेनारन उसका ध्यान भटकाने के लिए 2 नकली औरतों को दिखाता है जो जेसन को शराब और गलत काम करने का ऑफर देती हैं। जेसन को इन सब चीजों से नफरत है, इसलिए वह एक औरत को पकड़ता है और उसी से दूसरी को पीटना शुरू कर देता है। उसी पल ब्रोडस्की आखिरकार सिस्टम को ठीक कर देता है और गेट खुल जाता है। हालांकि तारों से छेड़छाड़ की वजह से कमरे में एक धमाका भी होता है, जिससे नकली माहौल खत्म हो जाता है। जैसे ही जेसन उनकी ओर बढ़ता है, रोवन और सेनारन बचाने वाले जहाज में भाग जाते हैं। तभी सेनारन को एहसास होता है कि वे KM-14 का सिर भूल गए हैं। रोवन उसके लिए वापस जाती है। जब वह जेसन को आता हुआ देखती है, तभी ब्रोडस्की सामने आता है और गेट बंद कर देता है। बचाने वाला जहाज और इंतजार नहीं कर सकता और उड़ जाता है, जबकि ब्रोडस्की जेसन से भिड़ जाता है। उसी समय जहाज का यह आधा हिस्सा भी फट जाता है। धमाके की लहर जेसन को सीधे रोवन और सेनारन की ओर उड़ा ले जाती है। सौभाग्य से ब्रोडस्की भी उसी दिशा में उड़ता है और उसे दूर धकेल देता है। फिर ब्रोडस्की जेसन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है जब वे दोनों अर्थ 2 के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं और इस प्रोसेस में वे दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। रोवन, सेनारन और KM-14 आखिरकार राहत की सांस लेते हैं, इस बात से खुश होकर कि यह सब खत्म हो गया। अर्थ 2 पर एक कपल एक टूटते तारे को झील में गिरते हुए देखता है और पता लगाने का फैसला करता है। वह तारा असल में जेसन का सिर होता है, जो शायद अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।